गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू अभी ह्यूमैनिटी क्लासेस। आज हम पॉलिटिकल साइंस क्लास 12 के चैप्टर 1 चैलेंज ऑफ नेशन बिल्डिंग शुरू कर रहे हैं। हमने पहले ऑलरेडी एक वीडियो बना रखा है इसके ऊपर और उसमें मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुके हैं 50% ऑफ द चैप्टर, और आज हम रिमेनिंग 50% कवर करेंगे। ये सब मैंने ऑलरेडी करा चुका हूँ आपको। आज हमें शुरू करना है यहाँ से, हाउ वाज ब्रिटिश इंडिया डिवाइडेड। और इससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें, और इवन प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू गेट द नोटिफिकेशन whenever any videos is uploaded। चलो हम शुरू करते हैं कि हाउ डिड ब्रिटिश इंडिया डिवाइडेड। ठीक है, हमने ऑलरेडी पहले बता चुका हूँ कि क्या क्या चैलेंजेस थे इंडिया के सामने जब इंडिया इंडिपेंडेंस हुआ था। अगर उसको जानना है तो आप प्रीवियस वीडियो देखना है। नेक्स्ट है हाउ वाज ब्रिटिश इंडिया डिवाइडेड। जब इंडिया इंडिपेंडेंस नहीं हुआ था तो उस समय किस तरह से हमारा कंट्री डिवाइड था, वही है कि ब्रिटिश इंडिया किस तरह से ऑर्गेनाइज हुआ था, इसके बारे में है यहाँ पे। ठीक है, द ब्रिटिश इंडिया was divided into British Indian provinces. These were under the control of British government। ठीक है, तो इंडिया जो था बेसिकली दो पार्ट में बटा हुआ था। एक पार्ट जहाँ पे ब्रिटिश का डायरेक्ट रूल था और उस पार्ट को हम ब्रिटिश इंडियन प्रोविंसेस बोलते हैं, जो कि ब्रिटिश के डायरेक्ट कंट्रोल में था। और दूसरा पार्ट जो था प्रिंसली स्टेट, मतलब यहाँ पे इंडियन राजा रूल करते थे, इंडियन प्रिंसेस रूल करते थे। These states were ruled by Indian princes. They had some control over their internal matter as long as they accepted the British supremacy। देखो इसमें क्या था कि ये तो नो डाउट जो कुछ एरिया जैसे हैदराबाद हो गया, जूनागढ़ हो गया, और भी बहुत सारे मणिपुर हो गया, यहाँ पे इंडियन राजा रूल करते थे। लेकिन these states were under the supremacy of British government। ब्रिटिश इनके ऊपर ब्रिटिश गवर्नमेंट था, बट जब तक वो अपना सुपरमेसी को एक्सेप्ट करते हैं कि हाँ ब्रिटिश इंडिया में है, उनके हम नीचे रह के काम कर रहे हैं, तब तक दे वर गिवन इंटरनल फ्रीडम। इंटरनली वो अपने अपने प्रॉब्लम को मैनेज कर सकते हैं, अपने एडमिनिस्ट्रेशन को देख सकते हैं, और इसको बोलते हैं हम इंटरनल मैटर में वो फ्री थे, जब तक कि वो ब्रिटिश के सुपरमेसी को नहीं मानते हैं। होपफुली आपको समझ में आया होगा कि यहाँ पे इंडियन राजा थे, बट ये राजा ब्रिटिश के सुपरमेसी के अंडर आते थे। यानी कि इंडिया में ब्रिटिश गवर्नमेंट था, वो हेड था, लेकिन उनके अंडर प्रिंसली स्टेट भी थे, और इन स्टेट को दे वर फ्री टू मैनेज देयर ओन इंटरनल अफेयर सो लॉन्ग एज दे एक्सेप्टेड द ब्रिटिश सुपरमेसी इन इंडिया। तो इस तरह के भी कैटेगरी ऑफ स्टेट थे। दिस वाज नोन एज पैरामाउंसी और सुजर्निटी ऑफ द ब्रिटिश क्राउन। इसी को बोलते हैं कि पैरामाउंसी और सुजर्निटी ऑफ ब्रिटिश क्राउन, यानी कि so long as they accepted the British supremacy, they could manage their own internal affair, and this itself is called paramountcy or the suzerainty of the British crown। ठीक है, so अब हमारा तो ये लिखा हुआ यहाँ पे। नेक्स्ट है हमारा कि नेक्स्ट क्वेश्चन है what were the problem associated with the integration of princely state। आपको पता है कि इंडिया जब आज़ाद हुआ था, जब 1947 में इंडिया आज़ाद हुआ था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक लॉ पास किया था। उस लॉ को हम बोलते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1947। और इस लॉ में कुछ प्रोविजंस थे। एक तो प्रोविजन था कि इंडिया वुड बी डिवाइडेड टू टू पार्ट, इंडिया एंड पाकिस्तान। दूसरा प्रोविजन था कि जो प्रिंसली स्टेट थे उनको फ्रीडम दिया गया था कि दे कुड आइदर ज्वाइन इंडिया और दे कुड ज्वाइन पाकिस्तान, और इवन दे कुड रिमेन इंडिपेंडेंट। यानी कि चाहे तो इंडिया में ज्वाइन हो सकते थे, या पाकिस्तान में हो सकते थे, या वो इंडिपेंडेंट भी रह सकते थे। तो ये तीन ऑप्शन था उनके सामने। तो वही देखते हैं किस तरह से ये प्रॉब्लम शुरू होने लगा इंडिया के लिए। देखो, एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस देयर वर 565 प्रिंसली स्टेट इन इंडिया। कितने स्टेट है? 565 प्रिंसली स्टेट थे, बहुत ज्यादा। ऑलमोस्ट 50% ऑफ इंडिया प्रिंसली स्टेट के द्वारा रूल किया जाता था। India princess, it was announced that with the lapse of British rule in India, these states would be become free। देखो
वो लॉ क्या था, एक्ट क्या था कि अगर जब ब्रिटिश इंडिया फ्री हो जाता है उसके बाद ये प्रिंसली स्टेट भी फ्री है, उनके ऊपर कोई दबाव नहीं डाल सकता है। लेकिन चलो ये तो ठीक है, लेकिन क्या क्या प्रॉब्लम इसे फेस करना पड़ा। देखो, आफ्टर द लैप्स ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया, जब ब्रिटिश रूल इंडिया में खत्म हो गया, दीज प्रिंसली स्टेट वुड बी फ्री टू ज्वाइन इंडिया, पाकिस्तान और रिमेनिंग। ये मैंने बताया आपको, दिस डिसीजन वुड बी टेकन बाय द प्रिंसेस ऑफ द रेस्पेक्टिव स्टेट एंड नॉट द पीपल। अब इसे मान लो कि हैदराबाद है, तो हैदराबाद एक प्रिंसली स्टेट था। अब हैदराबाद क्या इंडिया में पार्ट ज्वाइन होगा या पाकिस्तान में जाएगा या इंडिपेंडेंट रहेगा, वहां के लोग नहीं डिसाइड करेंगे, ये डिसाइड करेगा वहां का प्रिंसेस डिसाइड करेगा, वहां राजा डिसाइड करेगा। ये एक प्रॉब्लम था। अगर मान लो कोई स्टेट में हिंदू ज्यादा है लेकिन राजा अगर मुस्लिम है, तो ऑब्वियसली वो सोचेगा पाकिस्तान से चले जाए या इंडिपेंडेंट रहे। तो इस तरह से ये प्रॉब्लम फेस करना पड़ा। दिस वाज ए सीरियस प्रॉब्लम। इट वाज अलाउड, इट वुड if it allowed, it would have threatened very idea of existence of unity of India। देखो, अगर मान लो कि हम ऐसे कर देते हैं कि जो प्रिंसली स्टेट ऑफ मर्जी से डिसाइड करे कि क्या करना है क्या नहीं करना, तो बहुत सारे ऐसे प्रिंसली स्टेट है जो कि इंडिया में आते नहीं। तो हमने जो इंडिपेंडेंस से पहले इंडिया को एक यूनाइट करके एक बड़ा इंडिया बनाने का जो ख्वाब देखा था, वो ख्वाब कभी पूरा होता ही नहीं। तो इसलिए ये एक रियल प्रॉब्लम इंडिया के सामने आके खड़ा हुआ है कि हम कैसे यूनाइट करें इन सारी चीजों को। दूसरा प्रॉब्लम क्या था कि द प्रॉब्लम स्टार्टेड सून आफ्टर इंडिपेंडेंस। द रूलर, अब देखो क्या हुआ, ट्रैवनकोर announced that the state had decided to remain independent। ट्रैवनकोर एक स्टेट था साउथ में, उसने बोला कि हमें इंडिया में रहना नहीं है, हमें इंडिपेंडेंट रहना है। देखो दूसरा प्रॉब्लम क्या था, ट्रैवनकोर के बारे में ये बताया। दूसरा है कि हैदराबाद, हैदराबाद में क्या हुआ, निजाम था वहां पे रूल कर रहा था, उसने भी यही बोला कि हमें इंडिया में नहीं रहना है, इंडिपेंडेंट रहना है। तो ये अब कैसे हमको ज्वाइन करें। नवाब ऑफ भोपाल ऑल्सो अगेंस्ट द ज्वाइनिंग द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली मतलब उस समय इंडिया में कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनाया गया था जो कि पूरा इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन प्रिपेयर कर रहा था, लेकिन नवाब ने बोला कि हमें ज्वाइन नहीं होना इसके अंदर। तो यानी कि इसका मतलब ये है कि ही डिड नॉट वांट टू बिकम द पार्ट ऑफ Indian Union, and that is the reason why he is not accepting the constitution or accepting to become the part of Constituent Assembly। So ये सारे प्रॉब्लम शुरू हो गए जैसे इंडिपेंडेंट हुआ इंडिया। अब देखो क्या हुआ उसके बाद, the response of the ruler of princely state if accepted would have created many new independent states। अगर मान लो कि हम इन सारे स्टेटों का डिमांड को मान लेते हैं तो इंडिया एक नहीं बहुत सारे छोटे छोटे स्टेट बन जाते हैं इंडिया में, और इंडिया यूनाइटेड इंडिया रह नहीं पाता। और सो ये एक प्रॉब्लम था। अब दूसरा इसमें है कि द आइडिया ऑफ यूनाइटेड इंडिया, द ड्रीम ऑफ आवर लीडर वुड हैव रिमेन ड्रीम ओनली। हमारे जो फ्रीडम फाइटर थे उन्होंने ड्रीम कर रखा था कि इंडिया को यूनाइट करेंगे, वो तो कभी पूरा ही नहीं हो पाता। द पीपल ऑफ प्रिंसली स्टेट्स will never experience democracy as the rulers were not ready to give right to self rule to the princely state। अब देखो सबसे दूसरा प्रॉब्लम क्या था कि हमने प्रॉमिस किया था जब हम आजादी के लिए लड़ रहे थे कि हम इंडिया में डेमोक्रेसी लेके आएंगे। अगर मान लो हैदराबाद है, हैदराबाद में राजा सिस्टम है, तो वहां पे राजा क्या आपको लगता है कि अपना पावर को खत्म करके वहां पे डेमोक्रेसी लेके आता? नहीं। तो जितने भी सारे प्रिंसली स्टेट थे वहां पे डेमोक्रेसी एक्सपीरियंस नहीं हो पाता अगर इन सारे स्टेट को राजा सिस्टम को खत्म करके इंडिया में नहीं ज्वाइन नहीं हम करते। तो ये दो प्रॉब्लम था, हमें किसी भी तरह से सॉल्व करना था। दूसरा देखो इसमें द सिचुएशन वुड सर्टेनली अफेक्ट द aim in our leader, affect the aim of our leader who after independence wanted to establish unity, democracy and सेल्फ डिटर्मिनेशन। ये कभी पूरा तीनों चीज नहीं हो सकता, ना ये सारे प्रिंसली स्टेट इंडिपेंडेंट हो पाते, ना ही वहां पे यूनिटी इंडिया का यूनिटी नहीं हो पाता, ना ही डेमोक्रेसी आ पाता इन सारे स्टेट में, और सेल्फ डिटर्मिनेशन तो हो ही नहीं था। किसी भी तरह से लोगों को राइट नहीं मिलता कि वो अपना गवर्नमेंट को डिसाइड करें। तो ये सारे प्रॉब्लम हमें फेस करना पड़ा था। अब आता है नेक्स्ट हमारा व्हाट। तो समझ में आया ये सारी क्वेश्चन, बड़ा क्वेश्चन है कि क्या क्या प्रॉब्लम इंडिया हैड टू फेस। देखो व्हाट प्रॉब्लम एसोसिएटेड विद द इंटीग्रेशन ऑफ इंटीग्रेशन में जोड़ना, इन सारे प्रिंसली स्टेट को इंडिया में ज्वाइन करके एक यूनाइटेड इंडिया बनाना, एक ये सारे प्रॉब्लम हमें फेस करना पड़ा था जब हम इंडिया आजाद हुआ था उस समय। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वर द गवर्नमेंट अप्रोचेस टुवर्ड द इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट। अब देखो गवर्नमेंट हमारा इंडिपेंडेंट गवर्नमेंट बन गया था, इंडिया आजाद हो गया था, अपना गवर्नमेंट बन गया था। तो गवर्नमेंट ने क्या स्टेप उठाया इन सारे स्टेट को इंडिया में ज्वाइन करने के लिए। तो हम ये क्वेश्चन देख रहे हैं कि क्या क्या स्टेप गवर्नमेंट ने उठाया था इंडिया को इन सारे प्रिंसली स्टेट को ज्वाइन करके एक यूनाइटेड इंडिया बनाने के लिए।
हमारा इंडिपेंडेंट इंडिया का जो गवर्नमेंट था। देखो इंटरिम गवर्नमेंट मतलब होता है कि देखो आपको जब ब्रिटिश इंडिया से चले गए 1947 में, तो उस समय इंडिया में कोई इलेक्शन तो हुआ नहीं था, कोई इलेक्टेड गवर्नमेंट तो था नहीं, तो एक पहले का जो गवर्नमेंट चल रहा था उसी गवर्नमेंट को कंटिन्यू रखा गया, और ये एक टेम्पररी गवर्नमेंट था, एंड दैट इज द रीजन व्हाई इट इज कॉल्ड interim government. So any temporary government that was established just after independence, before the first general election in 1951, and that government is called interim government. That was formed after independence, took a firm stand against any possible division of it. इसने बोला कि नहीं, इंडिया डिवाइड नहीं होगा, और ये छोटे छोटे प्रिंसली स्टेट को इतना को यूनाइट करना है हमें किसी भी तरह से। ऑन द अदर हैंड, मुस्लिम लीग वांटेड दैट प्रिंसली स्टेट शुड बी अलाउड टू टेक देयर ओन डिसीजन whether to join India or to Pakistan or to remain independent। जो कि 1947 एक्ट जो था ना, उस एक्ट में ये लिखा होता ना कि प्रिंसली स्टेट चाहे तो इंडिया में ज्वाइन हो सकते हैं, पाकिस्तान में, या इंडिपेंडेंट रह सकते हैं। तो इवन मुस्लिम लीग जो पाकिस्तान का पार्टी था, वो चाहता था कि इन सारे प्रिंसली स्टेट को ये पावर मिल जाए कि वो अपना डिसीजन खुद ले सके क्या करना है। ये तो उनके लिए फायदेमंद होता है ना, क्योंकि बहुत सारे स्टेट थे जो कि पाकिस्तान में ज्वाइन होते तो इंडिया पाकिस्तान बड़ा हो जाता, तो इसलिए मुस्लिम लीग ये चीज को स्ट्रेस कर रहा था। तीसरा है कि हमारे यहाँ जो होम मिनिस्टर थे सरदार पटेल थे, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर होम मिनिस्टर थे, उन्होंने इंडिपेंडेंस के बाद बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया इन सारे प्रिंसली स्टेट को यूनाइट करने के लिए। इन्होंने इनका जो स्टैंड था, जो नेगोशिएशन, बातचीत करके फॉर्मली बट डिप्लोमेटिकली, तो इन्होंने क्या किया कि कहीं कहीं पे फोर्स भी यूज किया, नो डाउट, और कहीं कहीं पे उन्होंने बातचीत करके उनको डिप्लोमेटिकली समझा होगा कि स्किलफुल परसुएशन के थ्रू उनको इंडिया में मिलाने की कोशिश कर ली, और सक्सेसफुल भी हुए बहुत सारे जगह पे। उसके बाद है कि द गवर्नमेंट अप्रोच वाज गाइडेड बाय थ्री कंसीडरेशन। गवर्नमेंट ने क्या ज्वाइन कर मतलब इन सारे स्टेट को बोला था इंडिया में ज्वाइन हो, किस चीज को ध्यान में रखते हुए? देखो पीपल, इनका मानना था कि पीपल ऑफ मोस्ट ऑफ द प्रिंसली स्टेट क्लियरली वांटेड टू बी पार्ट ऑफ इंडिया। देखो हम इन सारे प्रिंसली स्टेट को इंडिया में ज्वाइन करना चाहते थे, ये बोल के कि वहां के लोग चाहते हैं इंडिया में ज्वाइन होना, तो फिर क्यों राजा इज नॉट एग्री टू बिकम पार्ट ऑफ इंडिया? ये एक था कंसिडरेशन, इसलिए इंडियन गवर्नमेंट चाहता था कि इन सारे स्टेट जो है इंडिया में ज्वाइन हो जाए। सेकेंडली, इंडियन गवर्नमेंट वाज रेडी टू अडॉप्ट फ्लेक्सिबल अप्रोच टुवर्ड्स दीज प्रिंसली स्टेट एंड वाज इवन रेडी टू गिव ऑटोनॉमी टू सम ऑफ देम। देखो ये बोला था कि हम आप लोग इंडिया में ज्वाइन हो जाओ प्रिंसली स्टेट को, और हम तुम्हें फ्लेक्सिबिलिटी देंगे, जैसे आपको रूल करना है, जैसे अपना इंटरनल मैटर को आप अपने तरीके से हैंडल कर सकते हो। ऐसा कुछ नहीं है कि हम प्रिंसली स्टेट के ऊपर डिक्टेट करेंगे अपने टर्म्स एंड कंडीशन को, और इंटरनल मैटर में हम उनको फ्रीडम देने की भी बात कर रहे थे। तो ये सारे हम देने को तैयार थे, फिर क्या मतलब व्हाई दी स्टेट्स वर नॉट एग्री टू बी द पार्ट ऑफ इंडिया। और सी था, इन बैकग्राउंड ऑफ द पार्टीशन द टेरिटोरियल इंटीग्रेशन ऑफ इंडिया हैड एज्यूम सुप्रीम इंपॉर्टेंस। देखो आप ऑलरेडी हमें रिलीजन के बेसिस पे इंडिया दो पार्ट में बट चुका था, हिंदू और मुस्लिम के बीच में, इंडिया एंड पाकिस्तान। अब हम नहीं चाहते थे कि और फर्दर डिवाइड हो इंडिया का, और इसलिए हमें इस चीज को किसी भी तरह से रोकना था, और बाकी सारे प्रिंसली स्टेट को इंडिया में ज्वाइन करना हमारा एक एम और ऑब्जेक्टिव बन गया था इंडिया का उस समय। बिफोर 1947 पीसफुल नेगोशिएशन हैड ब्रॉट ऑलमोस्ट ऑल द स्टेट इनटू इंडियन यूनियन। हमने बहुत कोशिश किया, और कोशिश करने के बाद करीब करीब सारे प्रिंसली स्टेट को इंडिया में यूनाइट ज्वाइन कर लिया। लेकिन कुछ प्रॉब्लम भी थे, कुछ स्टेट एग्री नहीं थे। रूलर ऑफ द मोस्ट ऑफ द स्टेट साइन ए डॉक्यूमेंट कॉल्ड द इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। अब जैसे मान लो कि कोई भी स्टेट है, प्रिंसली स्टेट है, और इंडिया में ज्वाइन करना है, तो उसे एक एग्रीमेंट साइन करना पड़ता। उस एग्रीमेंट को हम बोलते हैं इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। ये लिखा हुआ ना, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, इसको साइन करना था, और ये साइन करने के बाद दैट स्टेट वुड बिकम द पार्ट ऑफ इंडिया। लेकिन द इंटीग्रेशन ऑफ जूनागढ़, हैदराबाद, कश्मीर एंड मणिपुर बिकम डिफिकल्ट देन रेस्ट ऑफ द। बाकी तो सब तो ज्वाइन हो गए, लेकिन इन चार स्टेट में कुछ प्रॉब्लम आया था, और उसको हमने कुछ स्टेट को प्रॉब्लम को हमने सोल्व करने की कोशिश करी थी। प्लेबिसाइड, देखो प्लेबिसाइड में तो होता है रेफरिंग टू द पीपल। जब हम लोगों को रेफर करते हैं, जब लोगों से हम बातचीत करते हैं, और देखो क्या होता है ना कि अगर मान लो कोई भी पॉलिटिकल इश्यूज है, उस पॉलिटिकल इश्यूज को हम जैसे मान लो कि अगर एक एग्जांपल ले लो, कोई स्टेट है जैसे आयरलैंड था, आयरलैंड क्या यूनाइटेड किंगडम का पार्ट होगा या नहीं होगा, और मान लो ये क्वेश्चन हमें इसका आंसर जानना है, तो हम आयरलैंड के लोगों से पूछेंगे,
और अगर लोग बोलते हैं हाँ तो ठीक है, नहीं तो नहीं, सो दैट इज कॉल्ड, इस तरह से अगर कोई भी पॉलिटिकल इश्यू को लोगों को रेफर किया जाता है ना, दैट इज कॉल्ड प्लेबिसाइड। तो ये प्लेबिसाइड जूनागढ़ में हुआ था, और उसके बाद जूनागढ़ के लोगों ने बोला था कि नहीं हमें इंडिया में होना है, और इस तरह से प्लेबिसाइड के बाद जूनागढ़ बिकम द पार्ट ऑफ इंडिया। तो जूनागढ़ का प्रॉब्लम खत्म हो गया। अब हैदराबाद, मणिपुर, इनमें क्या हुआ था और कैसे दे बिकम द पार्ट ऑफ इंडिया, उसको हम देखते हैं। हाउ डिड हैदराबाद बिकम द पार्ट ऑफ इंडिया? देखो, हैदराबाद वाज द लार्जेस्ट ऑफ द प्रिंसली स्टेट, सबसे बड़ा स्टेट था। इट वाज सराउंडेड बाय इंडियन टेरिटरी। अब देखो बीच में था, हम कैसे इसको बोले कि तुम इंडिपेंडेंट रहो, कैसे हम अलाउ करें कि पाकिस्तान का पार्ट बन जाए? पाकिस्तान आएगा जाएगा, उसमें कितना सारा प्रॉब्लम होगा, तो इसलिए हमें इसको तो किसी भी तरह से इंडिया में ज्वाइन करना ही था। द रूलर ऑफ हैदराबाद वाज द रिचेस्ट मैन इन द वर्ल्ड। So the title of Nizam, the Nizam wanted, उस हैदराबाद के रूलर का टाइटल था निजाम था। निजाम वांटेड एन इंडिपेंडेंट स्टेट ऑफ हैदराबाद, वो चाहता था कि हैदराबाद का एक इंडिपेंडेंट स्टेट बन जाए। ही साइंड द स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट विद इंडियन फॉर अ ईयर। देखो, स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट मतलब ये होता है कि एक साल तक हम कोई डिसीजन नहीं लेंगे, एक साल तक हमें 1 ईयर तक मुझे सोचने का टाइम मिलना चाहिए, और उसके बाद अगर कोई एक्शन होता है, कोई डिसीजन में लेता हूं तो दैट इज कॉल्ड स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट। इस बीच में ना इंडियन गवर्नमेंट या इंडियन आर्मी इंटरफेयर करेगा हैदराबाद में, ना ही हैदराबाद कोई और दूसरा डिसीजन लेगा, बल्कि तो दैट इज कॉल्ड स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट for a year. In the meantime, negotiation was going on between the him and the Indian government. और इसके बीच इंडियन गवर्नमेंट और हैदराबाद के नवाब के बीच में बातचीत चल रहा था। देखो, the people of हैदराबाद स्टेट started movement against the निजाम रूल। अब पता है कि हैदराबाद एक ऐसा स्टेट था उस समय, प्रिंसली स्टेट, जहाँ पे ज्यादातर जो पॉपुलेशन था वो हिंदू थे और बेसिकली पीजेंट्स थे। देखो, तो वही था, उन्होंने मूवमेंट शुरू कर दिया। उनको लगा कि अगर हैदराबाद इंडिपेंडेंट होता है, अगर अलग स्टेट बन के रहता है, तो उस समय वहां पे जो हिंदू या हिंदू पीजेंट्स है, उनका क्या कंडीशन होगा, फिर ना उनको डेमोक्रेसी मिल पाएगा, ना और निजाम का रूल होगा उनके ऊपर। तो ये सोच के वहां के पीजेंट जो थे, उन्होंने एक मूवमेंट शुरू कर दिया। द पीजेंट्स ऑफ तेलंगाना हैड सफर्ड मोस्ट अंडर द ऑपरेसिव रूल ऑफ, ये पहले से इनका सफरिंग था, इनको सप्रेस करके रखा जाता था। तो उन लोगों को लगा कि अगर 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 सचमुच हैदराबाद इंडिपेंडेंट स्टेट बन जाता है, तो उस सिचुएशन में हमारा और कंडीशन खराब हो गया। सो दे वर द फर्स्ट टू रेज द रिवोल्ट अगेंस्ट द निजाम रूल। ठीक है, उन्होंने निजाम के खिलाफ ये कर दिया। The women who had suffered under Nizam rule also joined the movement in the huge number। और इस तरह से women और पीजेंट जो थे, उन लोग ज्वाइन हो गए, और उनका एक ही डिमांड था कि हैदराबाद को इंडियन स्टेट में मिला देना चाहिए। द कम्युनिस्ट, अब देखो क्या थे, कम्युनिस्ट एंड हैदराबाद कांग्रेस। हैदराबाद कांग्रेस को खैर इंडियन नेशनल कांग्रेस का एक पार्ट था, एक ब्रांचेस था, एक स्टेट वाइज ब्रांच था। तो इसने वहां पे लोगों को ऑर्गेनाइज करना शुरू कर दिया। तो कम्युनिस्ट पार्टी जो होते हैं, जो लेबर्स और वर्कर्स के पार्टी होते हैं या पीजेंट्स के पार्टी होते हैं, उन्होंने भी वहां के पीजेंट्स को सपोर्ट करना शुरू कर दिया, और इस तरह से ये मूवमेंट बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो गया हैदराबाद में। द निजाम रिस्पॉन्ड, अब निजाम को इन लोगों को सप्रेस करने के लिए क्या करना था, तो उसने देखो, निजाम रिस्पॉन्डेड बाय एम्प्लॉइंग हिज पैरामिलिट्री फोर्सेस नोन एज राजाकार्स। राजाकार्स जो थे वो निजाम के आर्मी थे, निजाम के आर्मी थे। उन्होंने बोला कि जाओ लोगों को सप्रेस करो किसी भी तरह से, और ये जो राजकाज थे बेसिकली मुस्लिम थे, और दे स्टार्टेड सप्रेसिंग द हिंदू पॉपुलेशन ऑफ हैदराबाद। और दिस एक्चुअली टुक ए कम्युनल टर्म कि हिंदू जो है, मुस्लिम जो है, हिंदुओं को सप्रेस कर रहे हैं। These Rajakas responded, murdered, looted, and maimed those who were against Nizam, especially the non-Muslim। ठीक है, so that took a communal term इसके बाद। ठीक है, तो ये समझ में आया। नेक्स्ट हमारा इसमें क्या हुआ कि इन द सितंबर 1948 इंडियन आर्मी मूव्ड इनटू हैदराबाद, द निजाम सरेंडर एंड दिस लेड टू हैदराबाद एसेसन टू इंडिया। बाद में सितंबर 48 में इंडियन आर्मी वहाँ इस प्रेटेक्स्ट पे कि वहाँ पे लोगों को मारा जा रहा है, जो आर्मी है वो सप्रेस कर रहा है हिंदुओं को या पीजेंट्स को या वुमेन्स को, तो इस प्रेटेक्स्ट पे आर्मी वहाँ गया और जाके हैदराबाद को अपने अंडर में ले लिया और वहाँ का निजाम सरेंडर कर दिया। तो ये था हैदराबाद का। नेक्स्ट है, हाउ डिड द मणिपुर बिकेम पार्ट ऑफ इंडिया। मणिपुर का भी हमें दिया हुआ बुक में, तो हम उसको एक बार पढ़ते हैं। देखो, फ्यू डेज बिफोर इंडिपेंडेंस द महाराजा ऑफ मणिपुर साइन एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेसन ऑन द एश्योरेंस दैट द इंटरनल ऑटोनॉमी ऑफ द मणिपुर वुड बी मेंटेन्ड। क्या था कि जो मणिपुर का महाराजा था, उसने आजादी से पहले ही इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेसन साइन करा था। मैंने बताया ना, ये एक एग्रीमेंट था कि कोई भी प्रिंसली स्टेट अगर साइन करता है तो दैट स्टेट विल बिकम ए पार्ट ऑफ इंडिया। इससे पहले ही
ये साइन करके इंडिया का पार्ट बन गया था। और इसने एक कंडीशन दिया था कि हमारा इंटरनल ऑटोनॉमी, यानी कि विद इन द मणिपुर वी विल मैनेज ऑल द अफेयर, इंडिया विल बी एबव देम। तो इंटरनल मैटर में फ्रीडम के पॉइंट ऑफ व्यू से इसने ट्रीटी ऑफ एसेशन साइन कर रखा था, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन। सो अंडर, तो ठीक है, ये हो गया इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन जो साइन कर रखा था। दूसरा क्या, अंडर द प्रेशर ऑफ पब्लिक ओपिनियन द महाराजा हेल्ड इलेक्शन इन मणिपुर इन जून 1948। देखो, लेकिन वहां के लोग डिमांड करने लगे कि हमें इलेक्शन कराओ, इलेक्शन कराओ, और वहां पे इलेक्शन करके इलेक्टेड गवर्नमेंट बनाओ। तो महाराजा ने लोगों की बात सुन के सबसे पहले इंडिया में जो इलेक्शन हुआ था वो मणिपुर में हुआ था। बाकी इंडिया में बाद में इलेक्शन हुआ था, सबसे पहले मणिपुर में हुआ था। एक क्वेश्चन आ सकता है कि कौन सा स्टेट में सबसे पहली बार इलेक्शन हुआ था इंडिया में। 1948 में जून में हुआ था, और इसके बाद से वहां पे कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की आ गया, यानी कि वहां पे कॉन्स्टिट्यूशन था, इलेक्टेड गवर्नमेंट था, और मोनार्की जो था सिर्फ नाम के लिए था, और उससे कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिस पे काम करना होता था। दूसरे, मणिपुर वाज फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू हेल्ड इलेक्शन ऑन द बेस ऑफ यूनिवर्सल फ्रेंचाइज। ठीक है, ये तो मैंने अभी बताया आपको। नेक्स्ट है, इन द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ मणिपुर देयर वाज शार्प डिफरेंसेस ओवर द मर्जर ऑफ मणिपुर विथ इंडिया। देखो, जो इलेक्टेड गवर्नमेंट हुआ वहां पे, मैंने बताया ना इलेक्शन हुआ था 1948 में, तो जो इलेक्टेड गवर्नमेंट बना वहां पे, उस गवर्नमेंट के बीच में डिफरेंसेस थे। इस चीज को लेके क्या कि महाराजा ने क्यों मणिपुर को इंडिया का पार्ट, ट्रीटी इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन क्यों साइन कर रखा, और व्हाई मणिपुर हैज बिकम पार्ट ऑफ इंडिया, और उनसे क्यों नहीं पूछा गया। देखो, द मणिपुर कांग्रेस वांटेड टू बी पार्ट ऑफ इंडिया, बट द अदर पार्टी वर अपोज्ड टू इट। मणिपुर कांग्रेस तो खैर इंडियन नेशनल कांग्रेस का एक ब्रांच था, तो वो चाहता था कि मणिपुर शुड बिकम पार्ट ऑफ इंडिया। लेकिन और भी जो पार्टी थे वहां पे, लोकल पार्टी थे, वो नहीं चाहते थे कि मणिपुर इंडिया का पार्ट बने। तो इस तरह से एक डिफरेंसेस शुरू हो गया विद इन द गवर्नमेंट, विद इन द legislature. The Indian government succeeded in pressurizing the Maharaja to sign the merger agreement in September 1949 and without consulting the elected legislative assembly. देखो, अब क्या हुआ ना कि राजा जो था, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की था, हेड था, उसको इंडियन गवर्नमेंट ने प्रेशराइज किया, और उसके इंडियन गवर्नमेंट के प्रेशर में आके राजा ने मणिपुर को फुल्ली मर्ज कर लिया, इंडिया में मर्ज हो गया इंडिया में। और ये चीज उसने, एक्चुअली उस समय इलेक्टेड गवर्नमेंट था, तो इलेक्टेड गवर्नमेंट से पूछना चाहिए था, लेकिन राजा ने पूछा नहीं। और इस तरह से वहां के जो लोग हैं बोलते हैं कि जो महाराजा ने साइन किया मर्जर एग्रीमेंट, वो ही शुड हैव कंसल्टेड द इलेक्टेड गवर्नमेंट, एंड इस देखो, दिस कॉज ए लॉट ऑफ एंगर इन मणिपुर विच कैन बी फेल्ट इवन टुडे ऑल्सो, कि वहां के लोग नहीं चाहते थे इंडिया में ज्वाइन होना, लेकिन राजा की वो एग्रीमेंट साइन करने की वजह से हो गया। तो आज भी वहां पे इस तरह का सोच है लोगों के अंदर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे को, व्हाई डिड ए ड्राइंग इंटरनल बाउंड्री ए चैलेंज टू इंडियन लीडर्स। देखो, क्यों ये एक आपको, हम नेक्स्ट टॉपिक जा रहे हैं कि इंडिया में इंडियन स्टेट क्रिएट करना क्यों एक बहुत बड़ा चैलेंजेस था। व्हाई वाज ड्राइंग इंटरनल बाउंड्री ए चैलेंज टू इंडियन लीडर्स। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या है कि इट वाज ए चैलेंज फॉर इंडियन लीडर्स टू ड्रॉ ए इंटरनल बाउंड्री। इंटरनल बाउंड्री मतलब इंडिया को स्टेट में क्रिएट करना। आज जो हमारे पता है 28 स्टेट है इंडिया में, तो शुरू में कब कैसे स्टेट बना था, क्या हुआ था उसके अंदर। इट वाज नॉट जस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन, the boundary had to be drawn in such a way that it reflect the linguistic and cultural plurality of the country without affecting the unity of the nation। देखो, हमारे पास एक तो सबसे बड़ा चैलेंज था कि इंडिया का स्टेट क्रिएट करना, उनकी बाउंड्री ड्रॉ करना, और हमें सिर्फ ये बाउंड्री जो था एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं था, सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन का बाउंड्री नहीं था कि हमें गवर्न करना है या एडमिनिस्ट्रेशन करना है, बल्कि हमें ये भी ध्यान में रखना था कि इंडिया का लिंग्विस्टिक और कल्चरल आइडेंटिटी भी इन सारे डिवीजन में रिफ्लेक्ट हो। लोगों का ऐसा नहीं लगे कि उनको सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से डिवाइड कर दिया गया है। और दूसरी बात है कि ये हमें कल्चरल और लिंग्विस्टिक आइडेंटिटी को भी ध्यान में रखते हुए इंडिया को यूनाइट करके रखना था, ये ज्यादा जरूरी था। तो इस चीज को हमने ध्यान में रखा। So during colonial rule, the state boundaries were drawn either on administrative convenience, or simply on the basis of the territory annexed by them or territory ruled by the princely state। तो उस समय ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अपने एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस के पॉइंट ऑफ व्यू से इंडिया को डिवाइड कर रखा था, या जो टेरिटरी उन्होंने कैप्चर किया उसको इंडिया में यूनाइट करते गए। तो ऐसा कोई कल्चरल और
लिंग्विस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं बनाया गया था। लेकिन हमारे जो नेशनल लीडर थे, हमारे जो फ्रीडम फाइटर थे, उन्होंने बोल रखा था कि इंडिया जब आज़ाद होगा तो उस समय हम इंडिया में जो स्टेट क्रिएट करेंगे वो स्टेट जो होगा लिंग्विस्टिक बेसिस पे किया जाएगा, लैंग्वेज के बेसिस पे किया जाएगा। यानी तमिल बोलने वाला तमिलनाडु मिलेगा, कन्नड़ बोलने वाला कर्नाटका मिलेगा, बंगाली बोलने वाला बंगाल मिलेगा। इस तरह का बेसिस पे उन्होंने प्रॉमिस कर रखा था कि हमें करेंगे। थिंग्स चेंज आफ्टर, लेकिन जब इंडिपेंडेंस हुआ तो उस समय तो इंडिया पार्टीशन हो गया, इंडिया पाकिस्तान में धर्म के बेसिस पे। तो हमें लगने लगा कि अगर हम लैंग्वेज के बेसिस पे भी इस तरह का डिफरेंस स्टेट क्रिएट करेंगे तो हो सकता है कि और इंडिया फर्दर छोटे छोटे पार्ट में बढ़ जाए, क्योंकि रीजनल आइडेंटिटी, लैंग्वेज आइडेंटिटी में लीड टू क्रिएशन ऑफ न्यू स्टेट। तो हमने इस चीज को इंडिया गवर्नमेंट ने इंडिपेंडेंस के बाद इग्नोर करना शुरू कर दिया शुरू में। Secondly, the creation of linguistic would have divert the attention of the government from social and economic challenge। और उसमें और भी बहुत सारे challenges थे, social और economic challenges थे, poverty था, unemployment था। तो इन सारे चीज को भी फेस करना था। तो हमने सोचा कि अभी इस चीज को डिवीजन ऑफ कंट्री ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज को ध्यान में कम रखते हैं, बाद में इसको टेकअप करेंगे। द क्रिएशन ऑफ लिंग्विस्टिक स्टेट वाज also postponed because the fate of princely state had not been decided so far। और अभी तक बहुत सारे स्टेट के बारे में ये नहीं था क्या वो इंडिया में ज्वाइन होंगे नहीं होंगे। तो ये सब चीज हमें अभी क्लियर था ही नहीं। तो वाई शुड बी go for division of country on the basis of language or creation of state on the basis of language। सो द मेमोरी अभी भी पार्टीशन हुआ था, उसका भी दिमाग में लोगों का चल रहा था। तो उन्होंने सोचा कि अभी ये सब स्टेट क्रिएट करने का काम नहीं करते हैं, उसको पोस्टपोन करते हैं थोड़ी देर के लिए। अब देखो हाउ वाज स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश क्रिएटेड। आंध्र प्रदेश कैसे बना? द नेशनल लीडर ट्राई टू प्रोटेक्ट पोस्टपोन, मैंने बताया ना कि उन्होंने पोस्टपोन कर दिया कि लैंग्वेज के बेसिस पे नहीं बनेगा। बट दिस चैलेंज वाज चैलेंज बाय द लोकल पीपल और लीडर्स। वहाँ के एक लीडर थे, उन्होंने इसको चैलेंज करना शुरू कर दिया आंध्र प्रदेश में। प्रोटेस्ट बिगेन इन तेलुगु स्पीकिंग एरिया ऑफ द ओल्ड मद्रास प्रोविंसेस विच इंक्लूडेड प्रेजेंट डे तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरला एंड कर्नाटका। देखो मद्रास प्रोविंस में सारे तमिलनाडु भी आता था, आंध्र प्रदेश भी आता था, केरला, कर्नाटक, इतना बड़ा स्टेट था मद्रास प्रोविंसेस। तो वहां पे इस तरह का प्रोटेस्ट शुरू हो गया कि मूवमेंट स्टार्टेड फॉर द सेपरेट आंध्रा, द मूवमेंट कॉल्ड विशाल आंध्रा मूवमेंट, कि हमें एक अलग बड़ा आंध्र प्रदेश चाहिए, उसके लिए एक मूवमेंट शुरू हुआ वहां पे। The movement demanded that the Telugu speaking area should be separated from the Madras provinces and made this separate area as Andhra Pradesh। तो जो तेलुगु स्पीकिंग पार्ट था मद्रास प्रोविंसेस का, वहां के लोग डिमांड करने लगे कि हमें मद्रास प्रोविंसेस से बाहर निकाल के अलग एक आंध्र प्रदेश बनाने के लिए, न्यू स्टेट के लिए ऑलमोस्ट ऑल पॉलिटिकल फोर्सेस इन आंध्र प्रदेश वर इन फेवर ऑफ लिंग्विस्टिक रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ मद्रास। क्योंकि मद्रास में तेलुगु बोलने, प्रोविंस में तेलुगु बोलने वाले लोग भी थे, तमिल बोलने वाले लोग थे, कन्नड़ वाले। तो इस चीज को वो चाहते थे कि तेलुगु बोलने वाले लोगों को अलग कर दो और अलग करके उनको आंध्र प्रदेश क्रिएट करो। तो ये उनका डिमांड था। और बाद में वहां पे देखो द मूवमेंट बिकेम स्ट्रांग व्हेन द सेंट्रल गवर्नमेंट कुड नॉट टेक एनी डिसीजन। और लेकिन गवर्नमेंट का दिमाग में तो ये था कि अगर हम लैंग्वेज के बेसिस पे स्टेट क्रिएट करते हैं तो ये इंडिया की यूनिटी के लिए खतरा हो सकता है। जब सेंट्रल गवर्नमेंट ने इस चीज को ध्यान नहीं दिया तो वहां पे एक पी श्री रामल्लू और कांग्रेस लीडर थे, उन्होंने क्या किया कि गांधीयन थे, इन्होंने गांधी के फिलोसफी को मानते थे, प्रिंसिपल को मानते थे। वो फास्ट इनडेफिनिट फास्ट किया और 56 डेज के बाद वो मर भी गए फास्ट में। अब उसके बाद और ज्यादा प्रॉब्लम शुरू हो गया, वहां पे लोग डिमांड करने लगे, अनरेस्ट हो गया, वायलेंस हो गया। और आंध्र प्रदेश में लोग जो थे स्ट्रीट पे आ गए, प्रोटेस्ट करने लगे सेंट्रल गवर्नमेंट का। और ये सब चीज को ध्यान में रखते हुए वहां पे सेंट्रल गवर्नमेंट ने वहां के प्रोटेस्ट को रोकने के लिए या कम करने के लिए आंध्र प्रदेश क्रिएट कर दिया। और इस तरह से फाइनली 1952 में आंध्र प्रदेश एक लैंग्वेज के बेसिस पे स्टेट बन जाता है। अब इसके बाद बाकी सारे स्टेट भी डिमांड करना शुरू कर दिए कि हमें भी और भी स्टेट को क्रिएट करो लैंग्वेज के बेसिस पे। अब सेंट्रल गवर्नमेंट को इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए उन्होंने एक कमीशन सेटअप किया जिसको हम स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन बोलते हैं। और उस कमीशन जो था 53 में सेटअप किया गया था, 1953 में। और इस कमीशन का मेन पर्पस था कि कैसे हम इंडिया में लैंग्वेज के बेसिस पे स्टेट क्रिएट करें। सो ऑन द बेसिस ऑफ रिपोर्ट ऑफ द स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन, जो कि 1956 में कमीशन ने रिपोर्ट दिया था, इंडिया में 14 स्टेट और 6 यूनियन टेरिटरी बना दिया गया था। और दिस लेड टू फॉर्मेशन ऑफ स्टेट इन इंडिया ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज। तो होपफुली ये आपको समझ में आ गया होगा चैप्टर।
दो पार्ट में है, फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट। आप इसको देखो, आपको क्लियरली समझ में आएगा क्या है, नोट्स भी है इसके साथ साथ। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, और लाइक और शेयर करो, एंड इवन प्रेस द बेल आइकन so that you come to know about new videos whenever they are uploaded. So thank you.